हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं अपना जो पाठ्यक्रम हमें दिया गया है एचपीएससी का और केवीएस वगैरह का जो भी हमारा पाठ्यक्रम है। आप एचपीएससी वाले भी इसको देख सकते हैं। तो इसी का हमें सिलेबस पाठ्यक्रम का जो एक भाग है भक्ति नामक पाठ, उसी को हम लेकर आए हैं। भक्ति के पाठ पर हम एक वीडियो पहले से ही बनाकर डाल चुके हैं और आज हम उसी का दूसरा वीडियो बनाकर ला रहे हैं। इसमें आपको जो हमारे जो सिलेबस में ये पाठ दिया गया है इसके जो प्रश्न उत्तर भी जितने बन सकते हैं उतने हम प्रश्न उत्तर को हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आपको सब्जेक्टिव लिखना है, आपको व्याख्यात्मक प्रश्नों की उत्तर देना है, ये नहीं कि वन वर्ड में एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो पढ़िए हमारे साथ पूरे पाठ को एकदम व्याख्यात्मक रूप से। आपने किसी से भी ऐसे नहीं पढ़ा होगा और मैं बिल्कुल पूरे पाठ का सार आपको पढ़ा रही हूँ और एक एक पॉइंट करके आपको पढ़ा रही हूँ। पाठ का सार हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट के पाठ में किस तरीके से क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो अगर 10 नंबर के अंदर आपसे पूछा जाता है कि इस पाठ में लेखिका क्या कहना चाहती है या इसका भक्ति नामक पाठ का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है और या भक्तिन की चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, या जो कुछ भी आपसे पूछा जाए आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देने में सक्षम होंगे। पाठ पढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा। तो मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा एस वाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर। चैनल का नाम है एस वाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहले की जो वीडियो थी उसमें इस पाठ के मैं 4 पॉइंट आपको पढ़ा चुकी हूँ और वो 4 थे। भक्तिन का व्यक्तिगत परिचय, मतलब पाठ की जो शुरुआत होती है उसमें भक्तिन के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है और ये हम पढ़ चुके हैं कि वो किस प्रकार की औरत थी। छोटे कद की, दुबले पतले शरीर वाली, उसके पतले होठ, आंखें छोटी थी, 75 साल की थी, अहीर परिवार अहीर कुल में जन्मी थी, गले में कंठी पहनती थी, लक्ष्मी नाम था। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। और इसका दूसरा पॉइंट है ग्रस्त जीवन का प्रारंभ। 5 वर्ष की आयु में उसकी शादी हो जाती है, 9 वर्ष की आयु में गोना हो जाती है और 27 वर्ष की आयु में उसके पति का देहांत भी हो जाता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं भक्तिन के जीवन के दुख का अंतिम पड़ाव। ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी बेटी जो है वो भी विधवा हो जाती है और भक्तिन के पति का भी देहांत हो जाता है। उसके जबरन उसकी बेटी की दूसरी शादी करवा दी जाती है। ये सब भी हमने इसमें पढ़ लिया था। और भक्तिन के पति की मृत्यु के बाद और उसकी बड़ी बेटी के विधवा हो जाने के बाद उसके घर की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है और उसके पास लगान वगैरह भरने के लिए कुछ भी पैसा नहीं रहता है। जमींदारों की उसे अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। तो इस तरह से भक्तिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो भक्तिन फिर क्या करती है, वो एक स्वाभिमानी औरत है, वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाती और अपनी नौकरी का श्री गणेश करती है। और वो पहुंच जाती है कहाँ पर, नौकरी का श्री गणेश करती है और पहुंच जाती है महादेव वर्मा जी के पास। और महादेवी वर्मा जी को एक सेविका की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि महादेव वर्मा जी का स्वास्थ्य भी खराब रहता था। तो उसे एक सेविका की ज़रूरत थी और वो उसे नौकरी पर रख लेती है। अब आज का हमारा जो पॉइंट है, स्टार्ट करने वाले हैं हम भक्तिन की नौकरी का श्री गणेश। देखिए पाठ को बारी बारी हम पढ़ेंगे। भक्तिन की नौकरी का श्री गणेश। पॉइंट नंबर 5 जो अभी तक मैंने पढ़े थे आपको रिकॉल करवा दिए हैं मैंने। भक्तिन ने जो भोजन बनाया, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, मतलब नौकरी लग जाती है, महादेव वर्मा के घर में काम करने लग जाती है। तो भक्तिन महादेव वर्मा के घर जो खाना बनाती है वह ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का था। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया कि वो अहीर कुल में पैदा हुई थी, तो अहीरों का जो खान पान है वो वैसा ही खाना बनाती थी। उसने कोई सब्जी नहीं बनाई, केवल दाल बनाकर मोटी मोटी रोटियां सेक दी जो कुछ काली हो गई थी। लेखिका ने जब इस भोजन को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तब भक्ति ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। मतलब भक्ति ने देखा कि ये क्या खाना बनाया है, उसने कहा नहीं लेकिन केवल नज़रों से देखा। तो भक्ति ने
तुरंत उसकी बात को भाप जाती है और कहती है कि आप लाल मिर्च और अमचूर की चटनी ले सकते हैं, आप गुड़ ले सकते हैं अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो। मजबूर होकर लेखिका ने दाल रोटी खाई और विश्वविद्यालय चली गई। वस्तुतः लेखिका ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य तथा परिवार वालों की चिंता को दूर करने के लिए ही भक्तिन को अपने घर पर भोजन बनाने के लिए रखा था। भक्तिन ने किस कारणों से नहीं सॉरी महादेव वर्मा ने किस कारणों से भक्तिन को अपने घर पर नौकरी पर रखा था? उसके बिगड़ते स्वास्थ्य, परिवार की चिंता को दूर करने के लिए भक्तिन को अपने घर पर रखा था। परंतु उस वृद्धा भक्तिन की सरलता के कारण वह अपनी असुविधाओं को भूल गई। इस पंक्ति के कहने का भावार्थ यह है कि जब वो 75 साल की औरत थी भक्तिन, जब वो ऐसा खाना बना के देती थी तो महादेवी वर्मा का उसके विपक्ष में कुछ भी कहने का मन नहीं करता था। उसकी वृद्धा अवस्था को देखकर वह अपनी असुविधाओं को भूल जाती थी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आता है। एक बात और थी यहाँ पर, जब आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे, यानी कि पिछले साल ही 2022 में जब एस्टेट का पेपर हुआ था तो उसमें ये शब्द था अमचूर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को छांटिए, तो उसमें ऑप्शन में अमचूर था और बहुत ज़्यादा पेपर में कंफ्यूज भी कर रहा था बच्चों को। तो शुद्ध वर्तनी आमचूर नहीं होता, अमचूर होता है। यहाँ पर भी आप ध्यान देखने, यही होता है एक अनुभवी अध्यापक से आपको पढ़ने का फ़ायदा। मैं साथ साथ यहीं पर बताती जाती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आया था। एक है विचित्र स्वभाव की नारी। आप देख लेते कि उनका स्वभाव कैसा था भक्तिन का। भक्तिन का स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। वह हमेशा दूसरों को अपने स्वभाव के अनुकूल बनाना चाहती थी, स्वयं बदलने को तैयार नहीं थी। स्वयं लेखिका भी भक्तिन की तरह ग्रामीण बन गई थी। देखिए क्या था कि उसका स्वभाव बड़ा विचित्र था। वो अपने आप को कभी नहीं बदलती थी, लेकिन दूसरे को अपने स्वभाव के अनुसार बदल लेती थी। और लेखिका को भी उसने ग्रामीण बना दिया था, किंतु भक्तिन जो कि तो ग्रामीण ही रही। यानी कि खुद तो शहरी नहीं बनी, लेकिन भक्तिन को उसको महादेव वर्मा जी को ग्रामीण बना दिया था। शीघ्र ही उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान के अधीन बना दिया, किंतु स्वयं कभी भी रसगुल्ला नहीं खाया और आय कहने की आदत बदल कर जी न कह सकी। मतलब वो जब महादेव वर्मा जी उसे बुलाती थी तो वो आय कहकर बुलाती थी, ना कि जी कहकर बोलती थी। तो उसने अपनी इस आदत को भी नहीं बदला। और दूसरा क्या था, भक्तिन जो है और खुद जो कि तो वो ग्रामीण ही रही थी और उसने कभी भी शहर का रसगुल्ला भी नहीं खाया था। तो ये दो आदतें हैं जो उसने अपनी नहीं बदली थी। भक्तिन बड़ी व्यवहारिक महिला थी, लेकिन वो व्यवहारिक महिला थी। वह अक्सर लेखिका के बिखरे पड़े पैसों को मटके में छिपा कर रख देती थी। उसके लिए यह कोई बुरा काम नहीं था। उसका कहना था कि घर में बिखरा हुआ पैसा टका उसने संभाल कर रख दिया। कई बार वह लेखिका को प्रसन्न करने के लिए किसी बात को पलट भी देती थी। ये लाइन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं बताऊंगी कहाँ इम्पोर्टेंट है। उसके विचारानुसार यह झूठ नहीं था। एक बार लेखिका ने उसे सिर मुड़ाने से रोकने का प्रयास किया, तब उसने ये तर्क दिया, तीर्थ गए मुंडाई सिद्ध। भक्तिन पूर्णतः अनपढ़ थी, उसे हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था। लेखिका ने जब उसे पढ़ने लिखने को कहा तो यहाँ पर हमें इतना ही देख लेते हैं, आगे बताती हूँ आपको। पढ़ने लिखने गई तो उसका घर का काम वो क्या, जब लेखिका उसे पढ़ने लिखने को कहा तब उसने ये तर्क दिया कि मालकिन तो हर समय पढ़ती रहती है, अगर वह भी पढ़ने लग गई तो घर का काम कौन देखेगा। ये बात उसने कही। अब देखना है, जब इसके पाठ के अभ्यास के प्रश्न हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि लेखिका कहती है कि उसे अच्छी कहना मुश्किल है क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। तो उसमें कौन कौन से दुर्गुण हैं, यहीं से हम देख लेते हैं। नंबर 1 पर हम बात करें तो वो क्या, तो उसके महादेव वर्मा के जो बिखरे हुए पैसे टके हैं उन्हें संभाल कर तो रख देती है, लेकिन जब लेखिका पूछती है कि वो पैसे कहाँ हैं तो वो तर्क देकर कहती है
तो वो बताती नहीं कि पैसे कहाँ हैं, कहती है कि मैंने संभाल कर रख दिए, ये तर्क देती है। और साथ में मतलब ये भी इसे ये भी नहीं मानती कि ये एक चोरी है। और जब लेखिका वापस पैसे मांगती है तो पैसे उसे वापस लाकर भी नहीं देती। तो ये आदत है एक, तो जिससे कह सकते हैं कि उसमें एक ये दुर्गुण था। उसका विचारानुसार वह झूठ नहीं था। एक बार लेखिका ने दूसरा पॉइंट क्या है, जब लेखिका उसे कह देती है कि तुम बाल मत कटवाओ, सिर को मत मुंडवाओ, तो वो क्या तर्क देती है कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, कि मतलब बड़े बड़े तीर्थ गए हैं, बड़े बड़े तीर्थों से तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, मतलब सिर को मुंडाकर तो लोग बड़े मतलब तीर्थ को गए हैं, अपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, वो इस तरीके से समझाती है। ठीक है। और हर शास्त्रीय बात का अपने ही तरीके से तर्क दे देती है। और महादेव वर्मा जब उसे कहती है कि तुम अपने घर चली जाओ, तो वो घर भी, नंबर 3 ये है कि महादेव वर्मा जब उसे घर जाने के लिए कहती है तो वो बातों को हंसकर और टाल मटोल कर देती है, और लेखिका का वो कहना भी नहीं मानती। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उसमें कई प्रकार के दुर्गुण थे। और नंबर 4 की बात करें तो हर बात का अपने तरीके से शास्त्रीय तर्क दे देती है, वो अपने आप से ही बना लेती है कि इस बात का ये अर्थ है। ठीक है। तो इस प्रकार से लेखिका कहती है कि हम उसे कह सकते हैं कि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। विचित्र स्वभाव के नारी हम पढ़ चुके। अब पढ़ते हैं हम स्वामिनी के प्रति पूर्ण निष्ठावान। अगला पॉइंट आता है हमारा स्वामिनी के प्रति पूर्ण निष्ठावान। ये और देख लेते हैं क्या कहा है इसमें। अगला पॉइंट है स्वामिनी के प्रति पूर्ण निष्ठावान। देखिए, जब हम पाठ को पढ़ रहे हैं तो मैं साथ साथ आपको क्वेश्चंस बताती भी जा रही हूँ कि ये आएगा, लेकिन पाठ के अंत में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। स्वामिनी के प्रति पूर्ण निष्ठावान। अपने स्वामिनी के प्रति, स्वामी नहीं है यहाँ पर, स्वामिनी है। भक्तिन को अपनी मालकिन पर बड़ा गर्व था। उसकी मालकिन जैसा काम कोई भी नहीं करता था। उसके कहने पर भी वह क्या करती थी, उसके कहने पर भी उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षण कार्य में कोई भी मालकिन का सहयोग नहीं कर पाया। मतलब वो महादेव वर्मा जी थी, विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी, तो उसे उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना पड़ता था, यानी कि जांच करनी पड़ती थी। लेकिन मालकिन के कहने से कोई भी उसका सहयोग नहीं कर रहा था। तो भक्ति ने सोचा कि मैं ही मालकिन की सहायता कर देती हूँ। तो वो क्या करती थी, भक्तिन की सहायता की। वह कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधती, कभी अधूरे चित्रों को एक कोने में रखती, कभी रंग की प्याली धोकर साफ करती, और कभी चटाई को अपने आंचल से झाड़ती थी। इसलिए वह समझती थी कि मालकिन दूसरों की अपेक्षा विशेष है। जब भी लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी तो उसे अत्यधिक प्रसन्नता होती थी। वह सोचती थी कि प्रकाशित रचना में उसका भी सहयोग है। अनेक बार लेखिका भक्तिन के बार बार कहने पर भी भोजन नहीं करती थी। ऐसी स्थिति में भक्तिन अपनी मालकिन को कभी दही का शरबत पिलाती, कभी तुलसी की चाय। भक्तिन में सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। तो ये बातें हैं कि वो अपने मालकिन के प्रति। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले 3 या 4 नंबर में कि स्वामी, आपका क्वेश्चन का जो टाइप हो किसी भी प्रकार से आ सकता है, 5-5 का करके आ सकता है, पूरा 10 नंबर का भी पूछ सकते हैं, 8 और 2 का भी पूछ सकते हैं, 6 और 4 का भी पूछ सकते हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्वामिन के प्रति पूर्ण निष्ठावान किस प्रकार से थी। तो ये आपको ये सारी बातें लिखनी है कि वो अनपढ़ थी, हस्ताक्षर भी नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी जब लेखिका उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करती थी तो उनकी सहायता करती थी। मतलब जो उससे बन पड़ता था वो काम वह कर देती थी। उन उत्तर पुस्तिकाओं को बांध देती थी, अधूरे चित्र जो थे उन्हें कोने में रख देती थी, कभी रंग की प्याली धो देती थी, तो कभी चटाई को अपने आंचल से साफ करती थी। जब मालकिन रात को सोती नहीं थी और देर रात तक अपना अध्ययन कार्य करती रहती थी, तो वह चाय बनाकर, तुलसी वाली चाय बनाकर देती थी, दही का शरबत पिलाती थी। भक्तिन में सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। इन सब बातों से हम कह सकते हैं कि महादेवी, ये भक्तिन जो थी महादेव वर्मा के प्रति पूर्ण निष्ठावान थी। नंबर 7 हमारा पॉइंट हो गया है। 8 पर आता है भक्तिन की मालकिन के, वो तो थी पूर्ण निष्ठावान किस प्रकार से थी। अब आपका आता है भक्तिन की मालकिन के प्रति भक्ति भावना।
अब भक्ति भावना देखिए कि वो जब भी उसकी मालकिन जहाँ भी जाती है वो उसके आगे आगे जाती है। जब जेल जाने की बात होती है, हालांकि उसे युद्ध और जेल से डर लगता है, लेकिन फिर भी वो भक्ति मालकिन के साथ साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। जब केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर जाती है तो ऊंची पहाड़ियों पर, टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों पर वो अपनी मालकिन के आगे आगे चलती है। ठीक है, लेकिन जब देखना गांव की गलियों में जब चलना पड़ता है तो वो मालकिन के पीछे चलती है। जो धूल मिट्टी उड़ती है उसमें पीछे चलती है। तो इससे पता चलता है कि मालकिन को गांव में तो कोई डर नहीं है। और लेकिन केदारनाथ की पहाड़ियों पे जाते हैं तो वो ये सोचती है कि जो मुसीबत आएगी उसके ऊपर ही आ जाएगी, और मालकिन के आगे आगे चलती हैं। देखते हैं इसको। भक्तिन की मालकिन के प्रति भक्ति भावना। भ्रमण के समय भी भक्तिन लेखिका के साथ ही रहती थी। बद्री केदार के ऊंचे नीचे तंग पहाड़ी रास्तों पर वह हमेशा अपनी मालकिन के आगे आगे चलती थी, परंतु यदि गांव की धूल भरी पगडंडी आ जाए तो लेखिका के पीछे चलने लगती। इस प्रकार वह हमेशा लेखिका के साथ अंगरक्षक के रूप में रहती थी। जब लोग युद्ध के कारण आतंकित थे तब भी वह अपनी बेटी और दामाद के बार बार कहने पर लेखिका को नहीं छोड़ती थी। जब उसे पता चला कि युद्ध में भारतीय सैनिक हार रहे हैं तो उसने लेखिका को अपने गांव चलने के लिए कहा और कहा कि उसे गांव में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी। भक्तिन स्वयं को लेखिका का अनिवार्य अंग मानती थी। उसका कहना था कि मालकिन और उसके संबंध स्वामी और सेविका का संबंध नहीं है। मतलब वो एक तरीके से अपने आप को लेखिका की अभिभावक समझती थी। वह कहती थी कि मालकिन उसे काम से हटा नहीं सकती। जब मालकिन उसे चले जाने की आज्ञा देती तो वह हंसकर टाल देती थी। इस प्रकार वह हमेशा छाये के समान लेखिका के साथ जुड़ी हुई थी। वह लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार थी। तो ये हमने पढ़ा भक्तिन की मालकिन के प्रति भक्ति भावना। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ज़्यादा तो समझाने का इसमें नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने बिल्कुल ही साफ सीधे शब्दों का जो है पाठ का सारांश लेकर आई हूँ, ताकि आपके पढ़ने में आसानी रहे। अगला पॉइंट है छात्रावास की बालिकाओं की सेवा। ये पाठ के ही पॉइंट हैं, पॉइंट टू पॉइंट पूरे पाठ का सार पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपके लिए लिखने में आसानी रहे। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय बनाकर पिलाती थी। मतलब छात्रावास मतलब हॉस्टल, जो महादेव वर्मा का जो छात्र जिसमें रहती थी, महादेव वर्मा खुद छात्रावास में रहती थी, तो वहीं पर जब वो खाना बनाती थी तो उनकी बालिकाओं को भी चाय बनाकर पिलाती थी। कभी कभी वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी चखाती थी। मतलब वह लेखिका के लिए जो नाश्ता बनाती थी वह उन लड़कियों को भी देती थी। जो भी परिचित लेखिका का सम्मान करते थे उन्हीं के साथ वह अच्छा व्यवहार करते थे। मतलब जो लेखिका के जान पहचान वाले आते थे उनके साथ वह अच्छा व्यवहार करती थी। अब वो देखना कैसे पहचान लेती थी कि ये लेखिका के जान पहचान के लोग हैं। देखना लेखिका के परिचितों को वह नाम से या आकार प्रकार या वेशभूषा से जानते थे। कवियों के प्रति उनके मन में कोई आदर भाव नहीं था, परंतु दूसरों के दुख में वह अत्यधिक दुखी हो जाती थी। जब कभी उसे किसी विद्यार्थी के जेल जाने की खबर मिली तो वह अत्यंत दुखी हो जाती थी। उसे जेल से बहुत डर लगता था, किंतु लेखिका को जेल जाना पड़ा तो वह भी उसके साथ जाने को तैयार थी। उसका कहना था कि ऐसा करने से उसे बड़े लाड साहब से लड़ना पड़े तो वह भी लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। इस प्रकार लेखिका के साथ भक्तिन का प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो चुका था। भक्तिन की कहानी को लेखिका ने अधूरा ही रखा है। भक्तिन जो पाठ हम पढ़ते हैं तो इसका अंत नहीं है कहीं भी। इस पाठ को लेखिका ने अधूरा ही रखा है। अब आपसे पूछे कि छात्रावास की बालिकाओं की सेवा किस प्रकार से की। नंबर 1, वह बालिकाओं को चाय बना कर देती थी, और जब लेखिका के लिए नाश्ता बनाती थी तो नाश्ते का स्वाद भी चखाती थी। और जब छात्रावास में रहने वाला या कोई बच्चा जब जेल जाता था तो वह उसके साथ दुखी हो जाती थी। जब छात्रावास में महादेव वर्मा को चिर परिचित जाना पहचाना आता था तो वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। ठीक है, तो ये सब था कि जिससे पता चलता है कि
बालिकाओं की सेवा किस प्रकार से करते थे। और भक्तिन के बारे में इतना कुछ हम पढ़ चुके हैं, और महादेव वर्मा ने जो कुछ उसका खाका यहाँ पर खींचा है भक्तिन का, वो सारा हमने लाइन टू लाइन पढ़ लिया है। विधा की दृष्टि से देखें तो यह एक संस्मरणात्मक है। जिस बच्चे ने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है भक्तिन पाठ की, वो देख ले, क्योंकि भूमिका में मैंने शुरू में ही सारा सब कुछ बता के फिर मैं अपने पाठ की शुरुआत करती हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, अब हम एक झलक इनके पाठ में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उन पर डाल लेते हैं। प्रश्न देख लेते किस प्रकार से आएंगे। तो भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाते थे। देखो, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी था। और उसके भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। अब लक्ष्मी नाम से तो क्या होना चाहिए कि महादेव वर्मा के पास काफ़ी धन संपत्ति, पैसे, जायदाद सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा बेचारे लक्ष्मी के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वह लोगों से अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। भक्तिन का यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? क्वेश्चन का देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए। भक्तिन का ये नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन का ये नाम उसके माता पिता ने दिया होगा। और क्यों दिया होगा? अपने बच्चे के प्रति यानी कि लक्ष्मी के प्रति जो स्नेह भावना थी, इसको ध्यान में रख कर दिया होगा। और उनका ये मानना होगा कि जब हमारी बेटी आगे जाके अपने ससुराल जाएगी तो इसके पास धन दौलत की कोई कमी न रहे, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी नाम रखा होगा। और आप अपने विचार भी इसमें जोड़ सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे कितने मार्क्स का पूछा है तो आपको कितना लिखना है। अगला है दो कन्या रत्न पैदा करने पर। दो कन्या रत्न पैदा करने पर मतलब दो लड़कियां हो गई थी। भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी, अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। किस प्रकार से उपेक्षा बनी? उसकी दो बेटी हो गई थी, फिर उसने तीसरी बेटी भी पैदा की। किसके चक्कर में? क्योंकि उसको अपने जेठानियों के और अपनी सास के क्या मिलती थी? उपेक्षा मिलती थी, उल्हाने मिलते रहते थे, ताने मिलते रहते थे। लेकिन तीसरी भी उसकी बेटी ही हो जाती है। ठीक है, तो इस ऐसी घटना से ही अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री का दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, हम इस बात से बिल्कुल सहमत है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। तो जब उसकी जेठानी और उसकी सास उसे उलाहने देती हैं कि ये मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से बताती हूँ। भक्तिन के संदर्भ में धारणा सही प्रतीत होती है। कौन सी? कि वो स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। धारणा सही प्रतीत होती है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। भक्तिन की उपेक्षा तथा घृणा घर की स्त्रियों से ही प्राप्त हुई। उसका पति तो उसे हमेशा सम्मान एवं आदर देता था। तो सच्चाई तो ये है कि स्त्रियां स्वयं ही अपने आप को पुरुषों से हीन समझती हैं, इसलिए भी पुत्रवती होने की कामना करती हैं। इसके पीछे समाज की ये धारणा भी चली आ रही है कि बेटे ही वंश को आगे बढ़ाते हैं, बेटियां नहीं। कन्या भ्रूण हत्या के पीछे भी किसका हाथ होता है? किसका हाथ होता है? उसमें भी स्त्री का ही सबसे ज़्यादा हाथ होता है। सास ही बहू को इस काम के लिए उकसाती है। स्त्रियां ही लड़का लड़की के भेदभाव को बढ़ावा देती हैं, लड़का और लड़की के भेदभाव को बढ़ावा देती हैं, और वही दहेज की मांग करते हैं। तो मैंने कितनी बातें बताई, दहेज की मांग, कन्या भ्रूण हत्या, लड़का लड़के के अंदर भेद करना, ये सब, और वंश परंपरा को लड़के ही आगे बढ़ाते हैं। ये सारी बातें कौन कहते हैं? ये सारी बातें स्त्रियां ही कहती हैं। ये सारी बातें स्त्रियां ही कहती हैं। तो इस पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। और बहू को कष्ट देने में सबसे ज़्यादा किसका सहयोग होता है? सास का ही होता है। और तो इसलिए ये कहना सर्वदा उचित होगा कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। अगला प्रश्न है हमारा, उसे भी देख लेते हैं। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार हमें क्या कहता है? विवाह करें या ना करें, अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? मतलब मैं बताती हूँ। अब वैसे तो हमने पाठ की डिटेल में पढ़ ही लिया था कि किस प्रकार से जब भक्तिन की बड़ी लड़की विधवा हो जाती है तो उसकी बड़ी बेटी का जबरन, जो पंचायत जो है जबरन विवाह कर देती है।
करवा देती है उस तितरबाज के साले के साथ, जबकि वह ना कुछ कमाता धमाता है। और जो भक्तिन की बड़ी बेटी है वो भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं रहती है, लेकिन जबरन शादी करवा दी जाती है। और पंचायत भी अपना जो वो फैसला जो है अन्याय के विरुद्ध ही सुनाती है। ठीक है, तो ये कुछ इस इन पंक्तियों से हम देख लेते हैं। विवाह के मामले में लड़की की रजामंदी की ओर हमारा समाज ध्यान नहीं देता, ये निश्चय से मानव का हनन है। विशेषकर गांव की जो पंचायतें हैं हमेशा लड़कियों के स्वर को दबा देते हैं, लड़कियों के स्वर को दबा देते हैं। लड़कियों का नहीं माना जाता, जिससे भक्तिन की बेटी के समान कोई भी लड़की विरोध करने का साहस नहीं करती। अतः भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री के मानवाधिकार को कुचला जाना है। ये सारी बातें आप जो उसके लड़की के बारे में है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि पंचायत का जबरन थोपा जाना, लड़की की रजामंदी का न जानना, ठीक है, कि वो किससे शादी करना चाहती है, कहाँ करना चाहती है, और लड़कियां भी इस बात का विरोध नहीं कर पाती, तो हम कह सकते हैं कि मानवाधिकार का हनन है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? कह रहा भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। कह रहा कि दुर्गुण भी उसमें बहुत सारे हैं। और ये जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था पीछे वीडियो में 4 पॉइंट में अच्छे से बताया था कि शास्त्रीय मत की जो व्याख्या कथन की वह इच्छानुसार व्याख्या करती है। पैसों वाली बात बताई थी, एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं मोटा मोटा लिख देती हूँ। पैसे वाली बात बताई थी, पैसे संभाल के रख देती है और इसे चोरी भी नहीं मानती और फिर उसको बताती भी नहीं है लेखिका को पैसे कहाँ पर रखे हैं, ठीक है, देती भी नहीं है। दूसरा, लेखिका की बात को टाल मटोल कर देती है, घर जाने के लिए कहती है तो वो कहना भी नहीं मानती है। और जब वो अपने सिर को मुंडवाती है तो लेखिका सिर मुंडाने के लिए मना करती है, तो उसकी भी तीर्थ गए सिद्धाई मुंड, तो वो कहकर ये उस बात को टाल देती है। और दूसरे के कहे को नहीं मानती, दूसरों को ही अपने अनुसार बना लेती है। तो ये सारी बातें हैं जिससे हमें पता चलता है कि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, कई सारे दुर्गुण हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? कौन सा दिया है? जब भक्तिन उसका सिर, इस क्वेश्चन का तो सीधा यही आंसर है, सिर मुंडाने से मना करती है तो वो कहती है कि तीर्थ गए मुंडाई सिद्ध, ये बात कहती है। अर्थात ये मतलब इस पंक्ति की उसने मन से ही व्याख्या कर दी कि बड़े बड़े लोग सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, सिर मुंडा मुंडा कर, तो फिर मेरा क्या दोष है, ठीक है। और मतलब हर मत की वो अपने ही ढंग से व्याख्या कर देती है, अपने अनुसार समझा देती है और प्रत्येक बात का अपने ढंग से अर्थ निकाल लेती है, ठीक है। और शास्त्रों की दुहाई दे देती है हर बात के ऊपर। और ऐसा लगता है कि वो सारी बातें उसने ना कहीं किताबों से पढ़ रखी, क्योंकि वो तो अनपढ़ है और लोगों की सुनी सुनाई जो बातें हैं उसी के हिसाब से हर बात का तर्क दे देती है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी? अगला प्रश्न ये है। अब पूरे पाठ में हमने पढ़ा है कि उसे जो वो महादेव वर्मा का रसगुल्ला उसने कभी नहीं खाया, आय की जगह जी कहना नहीं सीखा। इन बातों से हमें ये पता चलता है कि उसने महादेवी वर्मा को अपने रंग में रंग लिया था, ना कि वो महादेव वर्मा जी के रंग में रंग गई थी। अपना जो उसका देहाती खान पीन था वही वो महादेव वर्मा जी के लिए बनाती थी, मजबूरन महादेव वर्मा जी को वही खाना खाना पड़ता था, ठीक है। और क्योंकि वह स्वयं पूर्णतः देहाती थी, वह अपनी देहाती जीवन पत्ति को नहीं छोड़ सकी और महादेव वर्मा जी को भी अपने साँचे में ढाल लिया। उसे जो कुछ सहज सरल पकाना आता था महादेव वर्मा जी को वही खाना पड़ता था। लेखिका को रात में बने मकई के दली के साथ मट्ठा पीना पड़ता था, बाजरे के तिल वाले पोहे खाने पड़ते थे और ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी खानी पड़ती थी। यह सब देहाती भोजन था और यही महादेवी को खाने के लिए मिलता था। अतः हम कह सकते हैं कि भक्तिन के समान देहाती बन गई थी। तो ये सब बातें हैं और ये क्वेश्चंस यहाँ पर बनने की संभावना थी। मैंने जितना हो सका आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन तो देखो, पूछने वाला कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, वो आपको मैंने बिल्कुल सार रूप में और विस्तृत रूप में पॉइंट टू पॉइंट आपको इसमें
समझा दिया है। आप अच्छे से वीडियो को रोक रोक के हर बात को आप लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो क्योंकि जिससे मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और फिर भी आपको लगता है कि मैम ऐसे नहीं पढ़ाना, कुछ इस तरीके से पढ़ाना, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। मैं उसे अगर हुआ अपनाने लायक तो ज़रूर अपनाऊंगी। अब बारी बारी से हम अपना डाल रहे हैं। आदिकाल हमारा पूरा हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है, एस्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं वो देख लें, सारा आदिकाल बिल्कुल संपूर्ण हो गया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण की भी हमने शुरुआत कर दी है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।